पढ़ लिया? ओके ओके, चलो ठीक है। तो सारे बच्चे देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है लेट इवन। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, अब बिल्कुल डिस्कशन नहीं, जो मैं बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन को समझने में आएगी, और वही बाइफर्गेशन मैं यहां पर बता रहा हूं। अब यहां लिखा है लेट E1 E2 E3 अप टू En बी द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। कोई भी अगर सैंपल स्पेस है, अगर मैं उसके पार्टीशन कर दूं, पार्टीशन का मतलब कैसे, मैंने मान लो एक डैश को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 1 2 को एक इवेंट ले लिया, 3 4 को दूसरा इवेंट ले लिया, 5 6 को तीसरा इवेंट ले लिया, ऐसे करके मैंने उसके पार्टीशंस की। और ये जो पार्टीशंस हमने किए हैं E1 E2 E3 अप टू En, ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वाले ऑकरेंस है, मतलब नॉन जीरो पार्टीशन है, नॉन जीरो इवेंट्स है, ठीक है। और ये सारे के सारे इसमें अगर मान लिया जाए एक इवेंट ए है जो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे मान लो इवेंट ए मैंने बोल दिया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ये उन तीनों पार्टीशन से अलग एक नया इवेंट है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर विजुअली अगर हम देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, सैंपल स्पेस ये पूरा बॉक्स हो गया, उसके अंदर E1 E2 E3 इस तरीके से पार्टीशंस हो गए, और एक इवेंट ए हो गया जो कि इन चारों पार्टीशन या पांचों पार्टीशन जितने भी पार्टीशन है उनके अंदर आ रहा है। क्लियर? अब अगर आपको इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करोगे। तो आप क्या करोगे, आप ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो ये जो स्पेस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्पेस कौन सा स्पेस है, जो ए और E1 का कॉमन स्पेस है। और ये कैसे निकलेगा, ए और E1 के इंटरसेक्शन से। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, या E1 इंटरसेक्शन ए बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए। क्या ये क्लियर हो गया? उसी तरीके से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो ये कैसे निकलेगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। क्या ये क्लियर हो गया? फिर वैसे E3 के लिए, E4 के लिए, ऐसा करते हुए मैं कहां तक जाऊंगा, En के लिए। तो ऐसा करते हुए आखिरी वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटरसेक्शन ए। और जब मैं इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा तो मुझे किस चीज की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो यही फॉर्मूला या यही थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, तो रिकॉल करना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या था बताओ, इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये था। अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसे ही बन जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो उसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E या A गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसा लिख सकते हैं ना। सेकेंड वाले को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जिस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक बार चेक करो ये क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, थ्योरम। कुछ डाउट है लक्ष्य? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जल्दी जल्दी लिखो बिना बात किए, सिर्फ थ्योरम लिखना है, फिर मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये फाइनल, ये वाला रिजल्ट जो मैंने ब्लॉक्स में बंद किया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिखना आपको जरूरी है, ठीक है।
बाकी कुछ लिख रहे हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख लो, बट वो बॉक्स वाला रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया सबने? यस सर। तो हटा दूं क्या इसको फिर मैं? यस सर। ओके चलो, अब सबसे पहले ना मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। आई थिंक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लो। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। चेक करो, दिख रहा है सबको सामने? हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। तो एक अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन, मैं एक रफ के लिए कैसा बना भी देता हूँ, एक अर्न बना देता हूँ ताकि इमेजिन कर पाए। रफ वर्क है, 5 रेड है 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल रैंडमली इसमें से हम निकाल रहे हैं। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर हमने नोट किया और उसको रिटर्न कर दिया किसमें? अर्न में। तो सबसे पहले फर्स्ट बॉल यहां से निकली, ठीक है, उसका कलर हमने नोट किया और कलर नोट करने के बाद वापस उसको अर्न में डाल दिया। यहां तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद बोल रहा है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर आर ड्रॉन एंड पुट इन द अर्न। तो जो जिस कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की 2 और बॉल्स इस अर्न में वापस हम डाल रहे हैं। इस अर्न में जिसमें पहले कितनी बॉल्स थी? 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स थी, लेकिन 2 और बॉल्स इसमें आ रही है। वो कौन से कलर की है वो डिपेंड करेगा कि पहली बॉल कौन से कलर की निकली थी। क्या ये एक्सपेरिमेंट क्लियर सबको? यस सर। अब अब इसके बाद लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। तो सेकेंड बॉल नहीं, कुछ चीज मैंने मिस की। मोर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर ड्रॉन एंड पुट इन द अर्न एंड देन, ये वाली लाइन मैं मिस कर गया था, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो इसके बाद एक और चीज हो रहा है, इसके बाद यहां से एक बॉल और निकाल रहे हैं रैंडमली। समझ में आया ये चीज? yes. तो ये हमारी सेकेंड बॉल है, ये बोल सकते। तो सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर निकालनी है। और यहाँ 2 बॉल्स एक्स्ट्रा आ चुकी, +2, कौन से कलर की हमें पता नहीं। तो पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो पहले 5 रेड 5 ब्लैक बॉल थी, एक बॉल हमने निकाला, कलर नोट किया, उसी कलर की उसको वापस रखा और उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल डाली। तो टोटल अब 12 बॉल्स हो चुकी हैं। एक बॉल 5 है और दूसरे कलर की बॉल 7 है। हमें नहीं पता कौन से कलर की बॉल 7 है और कौन से कलर की 5 है, लेकिन हमने जब सेकेंड बॉल निकाली तो सेकेंड बॉल के रेड होने की, उसमें से जब एक और बॉल निकाली तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? तो एक बात बताओ, ये जो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, यहां पर कहीं पर भी ऐसा चीज कंडीशन गिवन है क्या? कोई कंडीशन गिवन है क्या कि सेकेंड बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालो? इट इज गिवन दैट और द कंडीशन इज दैट कि पहली बॉल रेड निकली थी। नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो जब भी कंडीशन गिवन नहीं होती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। समझ गए? तो टोटल प्रोबेबिलिटी में जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उस इवेंट को हम क्या अज्यूम कर लेंगे? ए। तो सबसे पहले यहां लिखो लेट ए बी द इवेंट that second ball drawn is red. That second ball drawn is red. क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब ए की प्रोबेबिलिटी जो है, सेकेंड बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि उसमें रेड बॉल कितने हैं। समझ में आ रहा है? बॉक्स में, और बॉक्स में रेड बॉल कितने हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहली जो बॉल निकली थी वो कौन से कलर की। तो वो जो पहली बॉल जो निकली है वो E1 और E2 हम उसको कंसीडर करेंगे। E1 मतलब पहली बॉल रेड, E2 मतलब दूसरी बॉल ब्लैक। उसके पार्टीशन हो गए सैंपल स्पेस के। तो यहां पर E1 अज्यूम करना, लिखना लेट E1 इज दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड
और E2 को लिखोगे फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। यहां तक हो गया सबका। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो भी आपने नोटबुक में लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या था फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, कॉमन सेंस यूज करते हो, तो भी आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो। बताओ कैसे? देखो इधर, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी देगा कि पहली बॉल क्या निकली? रेड। समझ गए? और अगर पहली बॉल रेड निकली तो ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी देगा कि पहली बॉल रेड निकल चुकी है, तो दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया ये चीज? और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर ये नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन होगी, तो पहली बॉल क्या निकलेगी? ब्लैक। अगर पहली ब्लैक निकल चुकी है तो दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। क्या ये समझ में आ गया? तो आप डायरेक्टली ये कॉमन सेंस अप्लाई करके भी इसको यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2। ये किसी को समझ में नहीं आया तुरंत पूछो कैसे 1/2 आया। सुमांशु, आगे समझ में? E1 क्या है? पहले बॉल का रेड निकलना। जब हम पहली बॉल निकाल रहे हैं तो 5 रेड और 5 ब्लैक है, तो पहली बॉल का रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/10 आएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। तो ए गिवन E1 मतलब अब क्या हुआ है? पहली रेड निकली थी, तो रेड निकलने के कारण अब बॉक्स में 7 रेड हो चुकी है और 5 ब्लैक है। क्या ये क्लियर हो गया? अब रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/12। क्या ये क्लियर हो गया? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 मतलब पहली बॉल के ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो वो फिर से कितना आ जाएगा? 1/2, 5/10, 1/2 या 5/10। ठीक है? इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 कितना आएगा? 5/12। क्यों 5/12 आएगा ईशांत? क्योंकि अब जो हमारे पास बॉक्स है उसमें पहले तो ब्लैक निकला था, तो हम 2 ब्लैक बॉल इसमें डाल रहे हैं, तो रेड बॉल अभी 5 ही रहेगी, लेकिन ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और आखिरी में हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड बॉल निकलने की। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/12। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ये आ जाएगा इतना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 7/24 प्लस 5/24। सो आंसर विल बी 12/24, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो ठीक है। बिल्कुल, लेकिन क्या है, हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच समझना पड़ता है। कई बार प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना, तो ये तरीका हम गलत भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट लिखना बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम का एक्चुअल फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो तुम लोग सीधा फॉर्मूला लिखो, मैं उसको ना फिर समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और फॉर्मूला ना ये वाला लिखना, मैं एक अच्छा वाला फॉर्मूला एग्जांपल से लेके देता हूं। हाँ, ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन करना। और यही थ्योरम है जिसका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो बहुत कम चांस आने का, बेस थ्योरम का पक्का आता है। हाँ चलो जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये फॉर्मूला लिखो।
लिख लिया सबने? यस सर। अब इस फॉर्मूले का पहले मैं मतलब समझाता हूं क्या है और ये फॉर्मूला बना कैसे, ये दोनों चीजें समझो, फिर हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेंगे। तो रिकॉल करना ये वाला जो अभी हमने डायग्राम देखा था, ये वाला जो डायग्राम देखा था, इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम में और इस फॉर्मूले को अगर मैं देखता हूं तो हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको इवन, इवेंट इवन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट इज गिवन दैट, मतलब हम जानते हैं कि इवेंट ए जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका जो फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इवन गिवन ए, जो अभी तक हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही पढ़ा था। जिसमें अगर न्यूमरेटर की बात करें इवन इंटरसेक्शन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है, इसका फॉर्मूला हमने टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाला, ये वाला होता है कि नहीं? समझ में आया? तो वही चीज है, नीचे में क्या आ जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऊपर में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो कैसे समझेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बेस थ्योरम से बनेगा या नहीं, और कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बुक का। तो जल्दी से एक बार पढ़ लो सेकंड क्वेश्चन, जब तक मैं कॉपी कर रहा हूं यहां पर। पढ़ के रख लेना ना, जल्दी से मैं पूछूंगा क्या क्या चीजें समझ में आई। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो मैं क्या है ना, मैं हमेशा रफ वर्क में एक वो करते जाता हूँ, बनाते जाता हूँ, ताकि मुझे भूल ना जाओ। तो एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है, तो मैंने रफ वर्क कर लिया। अनदर बैग, 2 बैग से एक और बैग है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, दूसरे बैग में इतने इतने ब्लॉक बॉल्स है। वन ऑफ देम बैग इज सेलेक्टेड, तो इन दोनों में से एक बैग, वन बैग सेलेक्टेड, एक बैग सेलेक्ट किया। ठीक है, एट रैंडम एंड ड्रॉ ए बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उसमें से जो सेलेक्टेड बैग है उसमें से एक बॉल जो है वो ड्रॉ किया, मतलब एक बॉल निकाला। यहां तक क्लियर हो गया? विच इज फाउंड टू बी रेड, और ये चीज गिवन है कि वो जो बॉल निकली वो कौन से कलर की है? रेड कलर की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, कि वो कौन से बैग से निकली है? फर्स्ट बैग से। तो बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम फर्स्ट बैग, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहां तक क्लियर? ये पूरा रफ वर्क है मेरा। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये समझूंगा कि भाई ये इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी, क्या टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी या बेस थ्योरम लगेगा? तो ये समझने के लिए आपको क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट 2 लाइन ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज गिवन है तो मतलब वहां पर क्या लगाओगे? बेस थ्योरम। जैसे यहां पर क्या गिवन है कि जो बॉल निकली वो बॉल कौन से कलर की थी? रेड कलर की। तो ये चीज आपको गिवन है, तो मतलब आप क्या लगाने वाले हो? बेस थ्योरम। समझ गए? अब सबसे पहला काम ये कर लिया करो कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लिया करो, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेस थ्योरम का? जो अभी आपको मैंने लिखवाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन। फिर नीचे में क्या आएगा? सेम चीज आएगी ना, जो अभी ऊपर में आया सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, ये तो आएगा ही। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A given E2,
दैट्स इट। यहाँ 2 ही पार्टीशंस है सैंपल स्पेस के, अगर 3 होते तो E3 आता, 4 होते तो E4 तक जाता। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप डिसाइड करो कि आपको ए किसे लेना है, E1 किसे लेना है और E2 किसे लेना है। तो ए जो भी चीज गिवन होती है वो इवेंट ए हो जाता है, क्योंकि यहां पर गिवन ए है ना, तो इवेंट ई ए हो जाएगा, बॉल ड्रॉन इज रेड। और दिमाग मत लगाना अभी तक सॉल्यूशन कैसे होगा, खाली लिखो इसको, बॉल ड्रॉन इज रेड। E2 किसे लेंगे, E1 किसे लेंगे? E1 हमेशा उसे लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आपको क्या निकालनी कि फर्स्ट बॉल किससे ड्रॉ हुआ है, फर्स्ट बैग से, तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। तो E2 क्या हो जाएगा, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अगर 3 होते तो E3 लेके बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 3। ये क्लियर हो गया? ओके। ये करने के बाद ये स्टेप हमेशा ध्यान में रखना। पहला तो रफ वर्क में ये एक्सपेरिमेंट समझना, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद आपको देखना है E1 E2 किसे लेना। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप समझना, आपको ये 4 चीजें चाहिए, है ना, ये 4 चीजें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालता हूं मैं, E1 है तो E1 का मतलब क्या है, बैग 1 सेलेक्ट होना, बॉल फर्स्ट बैग से ड्रॉ होना। हाँ, तो फर्स्ट बैग का सेलेक्ट होना E1 हो जाएगा। तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। समझ में आया सबको ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, कुछ डाउट है क्या इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, E2 मतलब सेकंड बैग सेलेक्ट होना, सेकंड बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? ये जो E1 E2 E3 ये जितने भी पार्टीशंस होंगे उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे ये 1/2 प्लस 1/2 क्या आ रहा है, 1। 3 पार्टीशंस होते तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या था, 1। जरूरी नहीं है तीनों 1/3 होते, लेकिन तीनों का सम जरूर 1 आता। क्या ये क्लियर? फिर उसके बाद ये 2 निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 पे आते हैं। तो इस चीज को समझना, इसका स्टेटमेंट समझना। ए गिवन E1 का मतलब है इवेंट E1 हुआ है, इवेंट E1 हुआ है मतलब E1 मतलब कौन सा, फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ है। और ए क्या है कि वो बॉल जो निकली है वो क्या निकली है, रेड। तो फर्स्ट बैग में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट बैग को देख के बता दो कितना हो जाएगा, 2/8। क्या ये क्लियर? कई बच्चे जल्दबाजी में 2/6 लिख देते, ऐसा मत करना, ठीक है। 2/8 तो उसका प्रोबेबिलिटी 2/8 मतलब कितना आ जाएगा, 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 निकालो, ए गिवन E2। तो ये वाला मतलब इसमें से रेड, सेकेंड बैग में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो 4/8 मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये भी कितना आ गया, 1/2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? और फाइनली अब हम इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/2 इंटू कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2। चेक करो ये वैल्यू पुट किया सबने? हाँ बिल्कुल सही। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, जैसे डिनोमिनेटर में से देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे 1/2 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बच जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 बच जाएगा, ऐसे ही होगा। और ये दोनों कट जाएगा, तो ये 1/4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3/4। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ये बाय 4 दोनों का कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। चेक करो ये क्लियर सबको? तो खाली ये 3 स्टेप अच्छे से फॉलो करने, बेस थ्योरम डेफिनेटली बनेगा। और मिनिमम 4 नंबर का तो आएगा ये क्वेश्चन, केस स्टडी में आने का बहुत चांस रहता है। हटा दो फिर इसको मैं, हाँ
अगर तुम बैग वन इसे, यार मैंने एक गलती कर दी क्या? हाँ मैंने एक गलती कर दी इसमें, ये सही बोल रही है एक्चुअली, मैं इसको बैग वन मान रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये बैग वन है, तो आंसर मेरा गलत आएगा, क्योंकि बैग वन ये है। तो मेरा इवेंट इवन, ये जो है ना, ए गिवन इवन, ये चेंज हो जाएगा, है ना? क्या ये क्लियर हो गया? तो मैं एक्चुअली इसलिए यहाँ पर लिख देना चाहिए था मुझे, बैग वन ये है, ये लिख देना था, और बैग टू ये है, ठीक है? हाँ, तो इस वजह से क्या चेंजेस हो जाएगा, ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ऊपर में जो है ये 1/2 आ जाएगा, और नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, है ना? तो ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो 1/2 इंटू 4/3, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 2/3। क्या ये क्लियर? तो ये वाली मिस्टेक देखो, ये तुम लोगों को सीखना चाहिए इस गलती से, कि ये कंफ्यूजन ना हो जो मुझे हुई। समझ गए ना सभी? आंसर वेरीफाई कर लिया करो, सही आंसर। Sir, हमेशा probability of E1 given A plus probability of E2 given A वन होगा क्या? ए गिवन E1 और ए गिवन नहीं sir, E1 given A, sorry sir. Probability of E1 given A given plus. हाँ, जितने भी उसके पार्टीशन है सभी में वाली प्रोबेबिलिटी का जो सम है, ये बोल रहा है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो, ठीक है, क्योंकि वो सैंपल स्पेस वाले से पार्टीशन से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तुम लोग ट्राई करो एक बार, अपने बुक से पढ़ो, तब तक मैं ये कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो फर्स्ट फाइनल आंसर की बात कर रहा है, E1 गिवन A की बात कर रहा है, और वैसे ही E2 गिवन A। बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसका डाउट क्लियर कर रहा हूँ ना। तो देख, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो सेम हो, हर बार उन सबका सम वन हो, ठीक है? क्योंकि अगर तू पार्टीशन से देखेगा ना, तो A गिवन, अच्छा A तेरा गिवन हो गया, नहीं वो वन आएगा, ए हो जाएगा ना गिवन वाला, ये वाली प्रोबेबिलिटी वाली, हाँ वन आएगा, वन आएगा, हाँ। तो जो तू वो अप्रोच लगा रहा था ना, कॉम्प्लीमेंट लेके 1 माइनस करके, वो भी कर सकता है। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 सबने पढ़ लिया होगा। इसमें लिखा है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, ठीक है? तो ये यहाँ पर मैं अपना रफ वर्क करता हूँ। हॉस्टल में रहने वाले लोगों का परसेंटेज है 60%, 40% डे स्कॉलर, तो डे स्कॉलर उसको डी से डिनोट करता हूं, वो है 40%। क्या यहां तक क्लियर सबको? फिर आगे लिखा है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% of all students who reside in hostel attain grade A, ठीक है? तो क्या बोल रहा है इसमें, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स, एक मिनट, इस चीज को ना मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए, ठीक है? तो हॉस्टल वाले लोगों, स्टूडेंट का ग्रेड ए, हॉस्टल वालों में से कितने परसेंट लोगों ने ग्रेड ए अचीव किया है? 30%। तो इसको H अंडर ब्रैकेट, ये रफ वर्क है ना मेरा सर, ताकि मैं डेटा को यूज कर सकूं और समझ पाऊं। और 20% जो है डे स्कॉलर, उन्होंने क्या यूज किया, अटेन किया है ग्रेड ए, ऐसे ही लिखा है। तो डे स्कॉलर में से ग्रेड ए अचीव करने वाले स्टूडेंट है 20%। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब इसमें लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। रैंडमली एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और उस स्टूडेंट ने
हैज एन ग्रेड ए, उस स्टूडेंट का क्या है, ए ग्रेड आया है, Yes. ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, उस स्टूडेंट के हॉस्टलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या यहां तक क्लियर हो गया। Yes, sir. तो जो मैं बताया लास्ट की 2 लाइन डिसाइड करेगी कि आप इवेंट्स किसे किसे लोगे। तो आपको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को क्या ले लोगे, E1, और E2 उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका पार्टीशन इवेंट होगा। तो E1 अगर हॉस्टलर वाला स्टूडेंट होना है तो E2 क्या हो जाएगा, डे स्कॉलर वाला स्टूडेंट। समझ गए ये चीज। और इवेंट ए जो लिया जाता है वो किसे लेंगे यहाँ पर, A grade. हाँ, तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, स्टूडेंट गॉट ग्रेड ए, स्टूडेंट गॉट ए ग्रेड या ग्रेड ए, ये हो गया इवेंट ए। क्या ये समझ गए। अब इसके बाद आप लिखो फॉर्मूला बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 divided by probability of, सेम आएगा, E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया। Yes, sir. अब ये सब करने के बाद ध्यान से समझना, हमें 4 चीजें चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। और उसके लिए मैंने ये जो रफ वर्क लिखा है ना, यही पूरा काम आएगा। Yes, sir. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है वो स्टूडेंट क्या हो, हॉस्टलर। Hostler. तो अगर 60% लोग हॉस्टलर है, तो अगर रैंडमली कोई स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे उसके हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 60%, मतलब 60/100 या 0.6 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको मैं परसेंटेज में ही रहने देता हूं, 60%। समझ गए ये चीज। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 40%। क्या ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। A गिवन E1 का मतलब पहले अपने दिमाग को समझाओ कि गिवन E1 मतलब आपने किसे सेलेक्ट किया, हॉस्टलर को। ए मतलब उसका क्या आना चाहिए, ग्रेड ए। तो हॉस्टलर का ग्रेड ए का कितना परसेंट है, 30%। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30%। और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये भी डायरेक्टली डेटा आपको गिवन है, कितना है, 20%। क्या ये चीज समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद आप ये सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल्स टू, तो अब परसेंटेज को मत लिखो, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है अपॉन में 100, सबसे कॉमन निकल के वो कट ही जाएगा, तो क्या मतलब कैलकुलेशन बढ़ाने का। तो यहां पर सीधा आ जाएगा 60 इंटू 30 और डिनोमिनेटर में 60 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20। क्या ये समझ गए सभी, ठीक है। अब 60 इंटू 30 मतलब ये हो जाएगा 1800, नीचे में आ जाएगा 1800 प्लस 4 2 8, 800, तो ये आ जाएगा 1800 बाय 2600। तो ये 2 0 कट, 2 9 जा और 2 13 जा, तो 9/13 इसका फाइनल आंसर आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। बट एक चीज मैं मेक श्योर कर दूं, आपका वे ऑफ राइटिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आपका रफ वर्क है, फाइनल में अगर लिख रहे हो तो साइड में ऐसा मार्क करके रफ लिखना। दूसरी चीज, आपको इवेंट पूरा प्रॉपरली लिखना है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताया। तीसरी चीज, आपको फॉर्मूला लिखने के बाद साइड में भले ये चीज मेंशन कर दो कि वैल्यूज जो आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रॉपर ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हटा दू ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमांशु आंसर वेरीफाई कर लेना, और बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। सही है, हाँ। क्या हुआ, क्वेश्चन से रिलेटेड है,
हाँ तो पूछ मेरे से। सर वो बस ये पूछना था कि तो इसमें ये कैसे वो बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन में? कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में। ओके ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम पहले इसका रफ वर्क करते हैं अपना, ठीक है? क्या किसी ने वो रफ वर्क करना जरूरी है ना? इन आंसरिंग ए क्वेश्चन on multiple choice test a student either knows the answer or guesses the answer। तो ये हो गया पार्टीशन, स्टूडेंट को या तो आंसर पता है या फिर वो गेस कर रहा है। तो हो सकता है पहली लाइन में आप समझ जाओ E1 E2 किसे लेना है, नहीं आता, क्लियर नहीं होता तो आगे देखेंगे। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज, उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ही नोज, ये कितना गिवन है? 3/4। तो अगर आपको नहीं भी दिया तो भी आप बता सकते हो उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी गेसेस द आंसर, उसने दे दी है, ठीक है? फिर लिखा अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्ट विथ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। ये बताओ ये जो 1/4 प्रोबेबिलिटी वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी की उसने गेस किया और उसका गेस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। उसका गेस के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। क्या ये क्लियर हो गया? फिर लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है? स्टूडेंट नोज द आंसर। तो स्टूडेंट नोज द आंसर आपका क्या हो जाएगा? इवेंट E1। फिर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। मेरा पेन काम करना बंद कर गया, तुम लोग लिखो उसको फिर आगे, ठीक है? जब तक मैं इसको चेक कर रहा हूं। क्या हो गया यार? हाँ आगे। गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, तो जो भी चीज गिवन होती है उस चीज को, उस पार्ट को हम क्या लेते हैं? इवेंट ए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब सबसे पहले हम यहाँ इवेंट्स लिख लेंगे। तो इवेंट E1 में हम क्या लिखेंगे? ही नोज द आंसर। ही नोज द आंसर। इवेंट E2 में हम क्या लिखेंगे? ही गेसेस द आंसर। फिर उसके बाद इवेंट ए में हम क्या लिखेंगे? आंसर वॉज करेक्ट या आंसर करेक्टली? आंसर वॉज करेक्ट। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद फॉर्मूला लिख लोगे। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखने इसलिए बोलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको निकालना क्या है, नहीं तो बार बार घूमते रहोगे, इसलिए तो इसलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए ये होता है probability of E1 given A is equals to probability of E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1। मैं कुछ हाँ सही तो लिख रहा हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। चेक कर लो, यहां तक सबने कर लिया? अब आपको ये चार चीजें चाहिए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब ही नोज द आंसर, उसके आंसर के जानने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो रफ वर्क में लिखा है हमने, कितना है? 3/4, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 उसके आंसर के गेस करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी कितनी है? 1/4। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब ये दो चीजें बच गई। तो सबसे पहले ये वाले चीज को हम देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। E2 मतलब उसने क्या किया है? गेस किया है। ए मतलब आंसर क्या हो गया? करेक्ट।
अगर उसने गेस किया, आंसर करेक्ट निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 1/4। ये भी समझ गए। अब इसका बताओ क्या होगा? आंसर 1 होगा सर इसका, क्योंकि वो जानता है तभी उसका करेक्ट है। और बाकी बच्चों का क्या आंसर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, मतलब ही नोज द आंसर। ए मतलब उसका आंसर सही होना। अगर वो आंसर जानता है तो उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%। 1 मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो इस क्वेश्चन का यही हाईलाइट था, ये प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं थी, ये आपको अपना दिमाग लगा के खुद से समझना था। समझ गए? तो फिर अब न्यूमरेटर में भी सेम आएगा, 3/4 इंटू 1, यही नंबर आता है। तो फिर सिंप्लीफाई कर लो, 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/16, ऐसा कुछ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 डिवाइडेड बाय, इधर पे ये 16 हो गया, 4 3 12 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 16/13। तो 4 1 4 4 16, 12/13 आ रहा है मेरा आंसर। बाकी लोग चेक करो। बुक से भी एक बार वेरीफाई कर लो, सही हो गया। हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से पढ़ो, तब तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। क्या हो गया? नहीं लगता हो गया। ये बहुत काम का डंडा। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आज मैं गया था प्लास्टर इसको निकलवाने के लिए प्लास्टर, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया, अभी नहीं निकालो बोलता। चलो क्या लिखा हुआ है? लेबोरेटरी टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। अब मैं ना ये इस चीज को एक सिंपल एक दिमाग में आप ये इमेजिन करना, ये कोविड टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उसको प्रैक्टिकली जानते हो, एक्सपीरियंस किए हो। तो मान लो कोविड टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट जो है 99% इफेक्टिव है डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। तो इसका मतलब अगर किसी पर्सन को कोविड है तो उसका सही डिटेक्ट होने का जो चांस है वो 99% है। ठीक है, तो इस चीज को आप रफ में कैसे लिखोगे? डिजीज प्रेजेंट है और उसका डिटेक्शन भी सही हो रहा है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 99%। समझ गए? ये मेरा एकदम रफ वर्क है, कुछ भी मन से लिख रहा हूं अपने नोटेशन में। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत सारा होता है ना, तो भूल जाते हैं कौन सी चीज क्या है, इसलिए। फिर क्या बोल रहा है? However, the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person being tested. इसका मतलब उसने समझाया है, इसका मतलब है अगर कोई हेल्दी पर्सन अपना टेस्ट करवाएगा, कोविड का टेस्ट करवा रहा है, तो हो सकता है उसको कोविड पॉजिटिव बता दे, लेकिन एक्चुअल में उसको ना हो। तो इस चीज को उसने बोला है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। ब्रैकेट में लिखा है if healthy person is tested, then with the probability of 0.005 the test will imply that he has the disease। मतलब इतना परसेंट चांस है या इतनी प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मल पर्सन को भी वो डिजीज पर्सन बता दे। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब इसमें इसको लिखेंगे कैसे? डिजीज नहीं है, लेकिन डिटेक्शन में वो क्या बता रहा है? पॉजिटिव बता रहा है। इसमें इसमें ना एक काम करते हैं,
जस्ट सेकेंड, ये नोटेशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको ना, इसमें ना डिजीज है को राइट लेता हूँ, डिजीज नहीं है को तो रॉन्ग लेता हूँ। और डिटेक्शन में पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो उसको डिजीज बता रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव बता रहा है मतलब उसको डिजीज है ये बता रहा है। इसकी चांसेस कितने हैं? 0.05%, 0.5% है ना, 0.5%। मैं परसेंटेज में लिख देता हूं इसको, क्लियर ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखा है इफ द 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। तो ये बता रहा है कि टोटल कितने लोगों को वो डिजीज है, तो 0.1% लोगों को। अब डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट इसने बता दी है, वो है 0.1%, ठीक है। तो डिजीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 99.9%। क्या ये समझ गए सभी? ये पूरा डेटा समझ में आ गया ना सबको? अब लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज। तो उस पर्सन के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी, अब मैं ये वाली लाइन को अंडरलाइन करता हूं क्योंकि ये मेरा इवेंट क्या हो गया, E1। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो गिवन दैट के बाद जो लिखा होता है वो मेरा ए हो जाता है, तो ये हो गया इवेंट ए। क्या ये सब समझ गए? फिर उसके बाद हमें दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लिखना है सिर्फ। फिर उसके बाद सारी चीजें डिसाइड करेंगे। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए is equals to probability of E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। अब मैं बेस थ्योरम का ना एक यूज बताऊंगा तुम लोगों को, प्रैक्टिकल यूज, इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। अब सबसे पहले E1 तो हमने डिसाइड कर लिया था। E1 किसे लिया था? पर्सन हैज डिजीज, तो डिजीज होना E1। E2 क्या हो जाएगा? हेल्दी होना, हेल्दी होना या नो डिजीज आप बोल सकते हो, ठीक है। और इवेंट ए भी हमने बता दिया है। इवेंट ए क्या है? टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव शो करना, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव शो करना। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। अब एक एक करके ये यहां तक के काम हो जाता है। गलती कहां पर होती है पता है? गलती होती है ये प्रोबेबिलिटी को समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। तो इसलिए मैं बोलता हूं अगर ये सब करके लास्ट में ये चीज करोगे ना तो स्टेप मार्किंग तो नहीं जाएगी, अगर गलती कर भी दिया तो। ये तो सभी क्वेश्चन में सेम फॉलो होने वाला है बेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब किसी पर्सन का डिजीज्ड होना, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ सारे बच्चे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब किसी पर्सन का डिजीज्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1%। तो यहां पर आ जाएगा 0.1। मैं परसेंटेज नहीं डाल रहा हूं क्योंकि तो सबका परसेंटेज कट जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये तो समझ गए फिर कितना आएगा? 99.9, 99.9 आ जाएगा। क्लियर सबको ये? अब आते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। E1 का मतलब डिजीज्ड होना, ए मतलब पॉजिटिव आना। अगर डिजीज है तो पॉजिटिव आना टेस्ट रिजल्ट 99%। ये दिया हुआ है डेटा, तो 99% में नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। ए गिवन E2, E2 मतलब कि हेल्दी है, ए मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है। तो बताओ 0.5%, तो ये आ जाएगा 0.5%। क्या ये क्लियर? बाकी ये वाले नंबर तो नीचे वाले ही रिपीट होते हैं, ये दोनों पुट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर। 0.1 इंटू 0 इंटू 99। हाउ मच? कल 6:45 आ जाना, ठीक है।
तो तुम लोग जो ये एआई वगैरह पढ़ते हो, एआई मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है ना तुम लोगों का, आईटी वाईटी में पढ़ते होगे शायद, पाइथन है ना। तो उसमें क्या किया था मैं बता रहा हूँ। अभी मेरी वाइफ का जस्ट अभी पीएचडी का डिफेंस हो गया, उसका हो गया डॉक्टरेट, ठीक है। तो 14 को ही था जब मेरा जिस दिन शायद मेरी क्लास नहीं रहती थी तुम लोगों की, ठीक है। तो उसके में यही मॉडल उसने डेवलप किया था पाइथन में, बेसियन मॉडल, बेसियन प्रिडिक्शन मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या है ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करता है। और वो मॉडल है इसी टाइप के डिजीज पे किया था। तो डिजीज क्या था, हार्ट अटैक प्रिडिक्शन, समझ रहे हो। तो हार्ट अटैक प्रिडिक्शन कौन से, उसके थ्रू एक सिग्नल जो हमारा पीपीजी सिग्नल होता है जिसको एसपीओ2 मेजर करते हैं ना, उसकी बेसिस पे हार्ट अटैक का प्रिडिक्शन कर लेगा, ठीक है। तो उसमें फाइनल रिजल्ट आप क्या दिखाते हो, जो भी आपका रिसर्च वर्क होता है, कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कितने % एक्यूरेसी आ रही है। तो जैसे हमारी एक्यूरेसी आ रही थी 99.9%, तो बहुत अच्छा है वो, तो है ना। तो वो चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए क्लिनिकली। लेकिन जो एग्जामिनर था उसने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, अगर कभी भी हम मेडिकल डेटा में वर्क करते हैं तो सिर्फ एक्यूरेसी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है कि आपका रिसर्च कितना अच्छा है। एक और इंपॉर्टेंट मेजर होता है जिसको आपको निकालना होता है। वो इंपॉर्टेंट मेजर क्या है बताओ। वो इंपॉर्टेंट मेजर जो एक्यूरेसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप किसी आपके डिवाइस की एक्यूरेसी, आपके मॉडल की एक्यूरेसी ये जस्टिफाई नहीं करती कि आपका मॉडल एक्सेप्ट कर ले डॉक्टर लोग। आपको उसका एक और पैरामीटर बताना पड़ेगा। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, किसी पर्सन को डिजीज है और वो उसको डिटेक्ट कर लिया। हाँ, वो एक्यूरेसी, किसी पर्सन को डिजीज है और उसको डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इस मॉडल की, इस किट की एक्यूरेसी कितनी थी, 99% अच्छी थी। क्लियर है ये चीज। लेकिन एक और चीज अच्छी होनी चाहिए, वो है फॉल्स प्रिडिक्शन। जो यहाँ पर वर्ड यूज किया है ना, तो ये उस रिव्यूअर का क्वेश्चन था। कहां पर यूज किया, देखो ये वाला, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो बहुत कम होना चाहिए। अगर आप कभी भी मेडिकल फील्ड में रिसर्च करते हो ना, तो वो किसी भी डिवाइस को तब एक्सेप्ट करते हैं जब उसका, उस आपके मॉडल का या डिवाइस का सही प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी ज्यादा हो और फॉल्स प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी कम हो। समझ में आ गई ये चीज। तो अभी रिसेंटली वो क्वेश्चन आया था और सेम मॉडल पे वर्क किया था, इसलिए मेरे को ध्यान आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेडिकल में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, स्टॉक मार्केट में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। मैं तुम लोगों को एक वो बताता हूँ, एक मैथमेटिशियन का एग्जांपल। क्या नाम था, जिम साइमंस, बताया था ना। वो मैथमेटिक्स का टीचर था, कब तक, कई सालों तक, 45 की एज पे। उसके बाद जाके उसने एक ऐसा मॉडल बनाया जो मॉडल ना स्टॉक मार्केट के प्राइजेस को प्रिडिक्ट कर लेता था, और उसके बेसिस पे उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया। मतलब वो हर साल लगभग अपने पैसे डबल कर ले रहा था, इतने पैसे बनाए उसने। तो ये चीज है, जिस भी स्टूडेंट का मैथ स्ट्रांग है, प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है, वो स्टूडेंट या वो बच्चा आगे जाके अच्छा काम कर लेता है, जिस भी फील्ड में करेगा। मजाक नहीं कर रहा, ये होता है, देख लेना। क्योंकि वो चीजों को हर जगह, प्रिडिक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब आप चाहो कोई भी प्रिडिक्शन करो, चाहे स्टॉक मार्केट, चाहे जो भी कई कई तरह के प्रिडिक्शन होते हैं ना, ठीक है। प्रिडिक्शन इज अल्टीमेटली नोइंग द फ्यूचर, ये बोल सकते हैं ना आप। हो सकता है टाइम मशीन बना पाओ। तो इसका कैलकुलेशन कर रहे हो, कितना आ जाएगा, ऊपर में 9.9, नीचे में आ जाएगा 9.9, 9.9 प्लस 99.9 इंटू 0.5 है, तो उसको बाय 2 कर देता हूँ, 99.5 बाय 2, 49.95, 49.95। तो 9.9 प्लस ये नंबर कितना हो जाएगा, ये बहुत अजीब सा कैलकुलेशन हो रहा है यार। 49.95 प्लस 9.9, क्या आंसर,
और ये 22 by 133 है, 22 by 133 क्वेश्चन ये रखो क्या मुझे लग रहा है हम कैलकुलेशन में गलत सलत तो नहीं जा रहे हैं। चलो तुम लोग एक बार करो तो कैलकुलेट में अपने इसमें चेक करो। 22 by 133 आ रहा है सर। और वैसे सर मैंने ये अप्रॉक्सिमेटली क्या किया 9.9 को कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया और उससे 1 by 6 आ रहा है। ये अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 32 by 132 तो आता है। अच्छा इसको कैलकुलेटर सीखी तो सही आ रही हमारा जो कैलकुलेशन है हाँ 990 डिवाइडेड बाय 5985 22 by 133 क्या ये बुक का आंसर है? यस सर। हाँ, तो अभी जो हमने लिखा ना 990 by 5985 इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो वही आंसर आएगा आप लोगों का। तो ये जिससे भी कटेगा 5 से कटेगा और अलग अलग नंबर से कटेगा तो 22 by 133 ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हो, उसको मैं स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से। हाँ बोल सर अभी हमने क्या किया वो आया हमारा 22 by 133 आया। हाँ सर मैंने क्या किया 22 by 132 ले लिया था सर, क्योंकि मेरा मैंने क्या किया 9.9 कॉमन निकाल के डिवाइड। लेकिन हाँ मैं समझ गया, लेकिन तू इसको नहीं ले सकता ना। ये 9.9 है, ये भी 9.9 है, लेकिन ये 99.9 है, समझ रहे? तो अगर उसको तू चल पॉइंट से मल्टीप्लाई करके ले तो 9.99 होगा, वो अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं बोला जाएगा उसमें। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन। तो एक 2 हेडेड कॉइन है, मतलब जिसके दोनों फेसेस पे क्या लगे हुए हेड है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है, एक मिनट क्या हो गया? सर वो 2 हेडेड बोल सर मैंने बोला 2 हेडेड कॉइन, तो ये बोले वो तो होता ही है। 2 हेडेड कॉइन जो शोले में अमिताभ बच्चन के पास था, जिसमें कुछ भी टॉस करने पे हेड आता था, वो 2 हेडेड कॉइन, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड, इधर ध्यान दो। तो एक 2 हेडेड कॉइन है, मतलब उसमें हर बार हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। फिर उसका लिखा अनदर इज ए बायस्ड कॉइन कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। दूसरा कॉइन ऐसा बायस्ड है कि उसमें 75% टाइम्स हेड आता है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 25% है। थर्ड इज ए अनबायस्ड कॉइन, तो थर्ड जो नॉर्मल कॉइन होता है जिसमें हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, 50-50%, वो थर्ड कॉइन है। 3 coins are chosen at one of the 3 coin is chosen at random, तीनों में से एक कॉइन को चूज किया और टॉस किया। प्रोसेस समझ में आ रहा है? इट शोज हेड, और उसने क्या शो किया? हेड। What is the probability that it was a 2-headed coin? उसके 2-headed coin होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के अब पहले मुझे इवन बताओ कि क्या होगा। बाकी बच्चे 2-हेडेड कॉइन, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन, तो इवन हो जाएगा 2-हेडेड कॉइन। अब बताओ E2 E3 क्या होगा? बायस्ड कॉइन, और E3 अनबायस्ड कॉइन, और A इट शोज हेड, क्योंकि लिखा है ना इट शोज हेड। यहां तक क्लियर?
अब फॉर्मूला लिख देते हैं पहले बेस थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 divided by probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2, और यहाँ E3 भी है इसलिए probability of E3 into probability of A given E3। क्या ये क्लियर सबको? ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आयुष समझ में आ रहा है क्या होगी तीनों की प्रोबेबिलिटी, जिसको मैं एरो लगाया, बता। बस यही समझ पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब टू हेड वाला कॉइन सेलेक्ट करना, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम, हम तीनों में से एक कॉइन चूज कर रहे हैं, क्या हो गया, कौन है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, 1/3। E2 मतलब अनबायस्ड कॉइन का सेलेक्ट होना, 1/3। E3 मतलब ये 1/3। समझ में आया? अब अगर ये पूछा जाए A गिवन E1, मतलब अगर हमने टू हेडेड कॉइन को चूज किया है तो A होने की, मतलब उसके हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर क्या आएगा, 1, और इस जगह पे क्या आएगा, 75%। 75% मतलब 75/100, वो कितना होता है, 3/4, फ्रैक्शन में लिख दो, तो ये आ जाएगा 3/4, और A गिवन E2 E3 1/2। क्या ये सबको क्लियर हो गया कैसे कैसे आया? और न्यूमरेटर वाली वैल्यू भी सेम होगी, 1/3 into 1। सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ऐश्वर्या बन रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. किसी तो कुछ बोल रही, क्या बोली, चैट जीपीटी? अच्छा, ये हो गया, हटा दो। Yes, sir. अच्छा, ये जेई का वही मैं बोल रहा था डिस्कशन, मेंस का जिस ईयर में तुम 12th दे रहे हो उस ईयर से 3 ईयर तक दे सकते हो, यही रूल है ना, जैसा मैं पढ़ा, मैं पूछा था, मतलब जैसे तुम लोग 2025 में दे रहे हो तो 2025, 26 और 27 ये 3 साल के मेंस अपीयर कर सकते हो, और हर साल 2 बार होता है तो हर साल 2 बार अपीयर हो सकते हो। लेकिन एडवांस वही बच्चे अपीयर होते हैं जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, और वो सिर्फ 2 बार दे सकते हो एज पर द न्यू रूल, है ना, यही है ना? ठीक है ऐश्वर्या? Sir, ठीक है. ओके, और 75% का क्राइटेरिया एडमिशन के लिए अभी भी है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए नहीं है। फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी भी वो क्राइटेरिया है। 12th बोर्ड में 75%। अच्छा, आपका बेटा हाँ, अच्छा वो आया था क्या? हाँ, वो भी पढ़ने आता है ना। कर लिया सिंप्लीफाई, क्या आ रहा है आंसर? 4/7। ये 1/3 1/3 1/3 तो कॉमन निकल के कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, 1 + 3/4 + 1/2 ऐसा आएगा, तो 1 एलसीएम आ जाएगा 4, इधर पे आ जाएगा 4 + 3 + 2,
तो ये आ जाएगा 4/9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ जल्दी से। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, 6,000 ट्रक ड्राइवर्स। तो एक कंपनी कितने कितने ड्राइवर्स को इंश्योरेंस कर रही है वो बता रहा है। तो मैं अभी बस इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इतने इसके और 6,000 जो है वो ट्रक ड्राइवर्स है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03, 0.15। 0.01 स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, 0.03 कार ड्राइवर के और 0.15 ट्रक ड्राइवर के। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो सबसे पहले इवेंट E1 क्या है? स्कूटर ड्राइवर होना इवेंट E1। E2 क्या हो जाएगा? कार ड्राइवर। और E3 हो जाएगा ट्रक ड्राइवर। क्या ये क्लियर? और इवेंट ए क्या होगा जो गिवन है? एक्सीडेंट हो गया उस पर्सन का, ये इवेंट ए है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए ये हो गया। अब सारी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब अगर रैंडमली हमने किसी को सेलेक्ट किया है तो उस पर्सन के स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं, 2,000 अपॉन 12,000, 1/6। क्योंकि स्कूटर वाले 2,000 है, कार वाले 4,000 है और ट्रक वाले 6,000 है। तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 टोटल, दैट इज 1/6। तो ये आ जाएगा 1/6। यहां तक क्लियर? अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो 0.01 या फिर 1/100। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट किया है हमने, गिवन E1 है, तो ए मतलब उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो स्कूटर हाँ फ्रैक्शन में ले लेते हैं 1/100। हाँ, क्योंकि सब फिर वो फ्रैक्शन वाले कट जाएंगे। ये पेन में पता नहीं डिलीट नहीं हो रहा है, इरेज वाला बटन काम नहीं कर रहा है। चलो मैं इसको काट दे रहा हूँ, 1/100 लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 4/4000/12,000, मतलब कि 1/3। आ जाएगा 1/3। और ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इंटू 3/100 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 बिकॉज 6,000/12,000 इंटू ये आ जाएगा 15/100। क्या ये हो गया सबका? न्यूमरेटर में भी 1/6 इंटू 1/100 आएगा। तो 1/100 सब में से काट दो। ये 1/100, इधर का 100, इधर का 100 और इधर का 100 कट गया। तो सिंपली न्यूमरेटर में 1/6 बचेगा और डिनोमिनेटर में 1/6 प्लस 1 प्लस
15/2, क्योंकि ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा ना। चेक करो एक बार, समझ में आ रहा है क्या? इतना छोटा लिखता हूं, दिखता है ना लास्ट पेज तक। Yes, sir. कितना रहा? 1/52। Yes, sir. आंसर भी एक बार वेरीफाई करना पीछे। अरे टाइम हो गया क्या तुम लोगों का? हाँ बस हो गया। Yes, yes. Yes, sir, one. हटा दो फिर इसको। Yes, sir. ठीक है, तो एक होमवर्क मैं कंपलसरी सबको दे रहा हूँ कि सारे बच्चे ना एग्जाम्पल्स पूरा बना के आएंगे इसी चैप्टर, इसी टॉपिक का, बेस थ्योरम का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और सेम मेथड फॉलो होता है, और जो नहीं बनेंगे पूछना मुझसे। संडे को टेस्ट रहेगा, जहां तक भी हमने किया है वहां तक का। हाँ, मंडे ले लूंगा, ठीक है, मंडे टेस्ट ले लूंगा। जहां तक किए रहेंगे हम फ्राइडे तक, प्रोबेबिलिटी चैप्टर था। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ स्कूटी छोड़ना पड़ेगा कहाँ? ठीक है, ओके आते बने दुकान हम 10 बजे। ठीक है। और कोई नहीं आया क्या उधर बाहर? सर कैसे फ्रैक्चर हो गई? बैडमिंटन खेलते खेलते।
क्या चीज है? टेस्ट पेपर कैसा बना? पास करना। और बाकी तुम लोगों का अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या यार है, इसको भी गलत कर दिया। क्या था सर आंसर उसमें? था ऑप्शन सी, क्या है? n+1/2। हाँ ये देख, एक चीज मैं बताता हूँ, तुम लोग मतलब सिर्फ फॉर्मूला क्यों यूज करते हो, कॉमन सेंस क्यों यूज नहीं करते हो? एक एग्जांपल के लिए मान लो अगर इसने बोला द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हो, पहले n नंबर का मीन कितना होगा? तो एक एग्जांपल के लिए पहले 4 नंबर ले लो, 1 2 3 4, है ना? इन चारों नंबर का मीन कितना होगा? तो मीन कैसे निकालते हैं? चारों को ऐड करो, कितना आएगा एडिशन बताओ? 10 आएगा, 10। और मीन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? 4। जितने नंबर है सबका एवरेज, भूल गए क्या मीन निकालना? तो कितना आएगा? 5/2, मतलब कितना आ जाएगा ये? 2.5। क्या ये क्लियर हो गया? अब तुमको पहला ऑप्शन दिया हुआ है n, ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा? n, है ना? n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। तो क्या n की वैल्यू 4? तो क्या 4 आया मीन? नहीं। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या गिवन है? 2n+1 होल अपॉन 2। तो अब यहाँ n की जगह पे 4 डालो, है ना? 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 9/2, 9/2 मतलब कितना होता है? 4.5। क्या एवरेज इसका 4.5 आया? नहीं। ऑप्शन सी क्या गिवन है? n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी? 4, 4 + 1 मतलब 5/2, तो कितना हो जाएगा? 2.5 आ गया। समझ गए कि नहीं? ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई आपको प्री रिक्विजिट नहीं कि आपने 11th पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब अगर आपको 11th पढ़ा है और सम निकालना है, एवरेज मीन निकालना है, तो उसका तरीका क्या है? देखो कितने नेचुरल नंबर का बोला? ये n नेचुरल नंबर का, n। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बताओ? ये n नेचुरल नंबर जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं ना। और एसएन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, इन सबका सम, फॉर्मूला क्या होगा? n/2 a + l, यही होता है फॉर्मूला। तो n/2, a की वैल्यू कितनी है? 1, और l लास्ट टर्म आपका क्या हुआ यहाँ पर? n। तो इन सबका सम कितना आ जाएगा? n × n+1/2, ये इन सबका सम आ जाएगा। सम निकालने के बाद डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने ऑब्जर्वेशन है इसमें? n, तो डिवाइडेड बाय n कर दो, तो ये और ये कटेगा तो n+1/2 आएगा, उससे भी निकल जाएगा। समझ में आया ये चीज? और ऐसे कितने गलत किया है? प्रोबेबिलिटी भी आया है क्या? नहीं, अच्छा ये एपी का ही वर्ड प्रॉब्लम है। डेरिवेटिव बनाया ठीक से? अच्छा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल तो मैंने पढ़ाया नहीं था ना, साइन एक्स का, मैं यही से पढ़ाने वाला था, पता है? हाँ, वो साइन एक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर देखा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलो अब इधर पे ध्यान देना, हेडिंग डालना, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में PLE या PLE आता है ना, ये वाले प्रिंसिपल में। ओके, जस्ट मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट।